Have a good day to all of you dear viewers. Welcome to your own educational channel ज्ञान के मोती। मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आज के वीडियो में हम करेंगे व्याख्या के साथ प्रश्न पत्र का हल। और आज का प्रश्न पत्र बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी भी कहते हैं। इस प्रश्न पत्र में होंगे 30 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको व्याख्या के साथ मिलने वाला है, जो कि आपकी परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, यदि आप इसी प्रकार के और भी वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य बच्चे जो यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सहायक सिद्ध हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? आपके विकल्प हैं ए गोलमैन, बी स्पीयरमैन, सी जॉन मेयर और डी गार्डनर। और सही उत्तर है डी गार्डनर। डियर व्यूअर्स, बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जो इस प्रकार है। पहली, वैयक्तिक पर बुद्धि। दूसरी, वैयक्तिक स्वबुद्धि। तीसरी, संगीत बुद्धि। चौथी, शरीर गतिकी बुद्धि। पांचवी, स्थानिक बुद्धि। छठी, तार्किक गणितीय बुद्धि। सातवीं, भाषाई बुद्धि। और अंतिम 8वीं है प्राकृतिक बुद्धि। हम बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। ऑप्शंस हैं ए पढ़ने या वर्तनी में, बी व्यक्त करने में, सी खड़े होने में और डी बोलने में। और हमारा सही उत्तर है ए पढ़ने या वर्तनी में। डियर व्यूअर्स, डिस्लेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है, जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ऑप्शंस हैं ए बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बी शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सी शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, डी शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। हमारा सही विकल्प है बी शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डियर व्यूअर्स, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए और शिक्षक को बच्चों के वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है,
कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन ए हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन सी रोक देना चाहिए, ऑप्शन डी अनुमति नहीं देनी चाहिए। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेरित करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, साथ ही अपनी जिज्ञासा का समाधान भी कर सकें। अगला प्रश्न, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है ऑप्शन ए शारीरिक विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी भावात्मक विकास से एंड ऑप्शन डी नैतिक विकास से। और सही विकल्प है ए शारीरिक विकास से। डियर व्यूअर्स, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है तथा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों का आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न, मानव विकास का प्रारंभ होता है ऑप्शन ए गर्भावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था से एंड ऑप्शन डी शैशवावस्था से। और हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए गर्भावस्था से। डियर स्टूडेंट्स, गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ध्यान रहे कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है। हमारा अगला प्रश्न, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी B.F. स्किनर, ऑप्शन सी R.M. गेने एंड ऑप्शन डी I.P. पावलव। और हमारा सही विकल्प है सी R.M. गेने। डियर स्टूडेंट्स, R.M. गेने इनकी पुस्तक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। E.L. थॉर्नडाइक जिनकी पुस्तक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। B.F. स्किनर और इनकी पुस्तक का नाम है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। और I.P. पावलव जिनकी पुस्तक का नाम है कंडीशंस, रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए जरशील्ड, बी स्टैनले हॉल, सी सिम्पसन एंड डी क्रो एंड क्रो। और सही उत्तर है बी स्टैनले हॉल। डियर व्यूअर्स, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला या विरोध की अवस्था है। और जरशील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है
जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन के विचारानुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 36 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी 45 मिनट और ऑप्शन डी 30 मिनट। और सही विकल्प है ऑप्शन ए 36 मिनट। डियर स्टूडेंट्स, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। इसका विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, पाठ योजना निर्माण 6 मिनट का, शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि या पोषण 6 मिनट, पुनः पाठ योजना निर्माण 6 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट और कुल मिनट हुए 36 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी हॉलिंगवर्थ, ऑप्शन सी रॉस एंड ऑप्शन डी स्किनर। और सही विकल्प है सी रॉस। डियर स्टूडेंट्स, सीखने में पठार की परिभाषा रॉस ने इस प्रकार दी है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जबकि गेट्स व अन्य ने सीखने में वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ऑप्शन ए बच्चे को दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए एंड ऑप्शन डी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। और सही विकल्प है ऑप्शन सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के होते हैं, जैसे चोरी करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे आदि। ऐसे बालकों के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को परामर्श देना चाहिए। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए तथा मधुर और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑप्शन बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन सी छात्रों के वृत्तिक विकास से एंड ऑप्शन डी छात्रों के मानसिक विकास से। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से। डियर व्यूअर्स, पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों की रुचि और अवधान से,
छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता आदि से संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल, नाटक, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी B.S. ब्लूम एंड ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी B.S. ब्लूम। डियर स्टूडेंट्स, B.S. ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कोहलर, मैक्स वर्थीमर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है? ऑप्शन ए बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ऑप्शन बी बालक का विद्यालय न जाना, ऑप्शन सी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना एंड ऑप्शन डी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। डियर व्यूअर्स, शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है, जबकि अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना होता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन बी प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन सी समापन कौशल एंड ऑप्शन डी प्रदर्शन कौशल। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी प्रस्तावना कौशल। डियर व्यूअर्स, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है, ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता स्थापित करना। प्रस्तावना कौशल के घटक कुछ इस प्रकार होते हैं: पूर्व ज्ञान से संबंध, आदंत ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तारतम्यता और उद्दीपन प्रभाव। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए, अर्थात मैचिंग। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में दिया हुआ है एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन। और कॉलम बी में इन पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखे हुए हैं। पहला है गेस्टाल्ट, दूसरा है पियाजे, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है स्किनर। आप देख सकते हैं ABCD। आपको इन सुमेलित ऑप्शंस में से एक सही सुमेलित ऑप्शन चुनना है और सही ऑप्शन है D
अर्थात एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक, पुनर्वलन की अनुसूची स्किनर, सारगर्भिता का नियम गेस्टॉल्ट और अनुकूलन पियाजे। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत एंड ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, निरंतरता का सिद्धांत विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतः संबंध का सिद्धांत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? ऑप्शन ए 86वें संशोधन, ऑप्शन बी 25वें संशोधन, ऑप्शन सी 52वें संशोधन एंड ऑप्शन डी 22वें संशोधन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 86 संशोधन। डियर व्यूअर्स, भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21 ए बनाया गया, जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन सी सिम्पसन एंड ऑप्शन डी विलियम जेम्स। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकडूगल। डियर व्यूअर्स, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल ने किया था। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विकारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था एंड ऑप्शन डी किशोरावस्था। और सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था। डियर व्यूअर्स, कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। हमारा अगला प्रश्न, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी स्किनर एंड ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
गिलफोर्ड। डियर व्यूअर्स, गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, जबकि वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। और स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अगला प्रश्न है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। आप देख सकते हैं कि सूची ए में लेखक के नाम लिखे हैं तथा सूची बी में उनके द्वारा दिए हुए मॉडल लिखे हुए हैं, जिनको आपको सही सुमेलित करना है। ब्रूनर, ऑशुबेल, ग्लेजर और गॉर्डन। सूची बी, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेप्टिक्स शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान तथा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। और इनको सही सुमेलित करना है आपको। और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। और इसका सही सुमेलित ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्रूनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, ऑशुबेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, गॉर्डन साइनेप्टिक्स शिक्षण प्रतिमान। हमारा अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है ऑप्शन ए, आंकड़ा संग्रहण, ऑप्शन बी, समस्या की पहचान, ऑप्शन सी, परिकल्पना का परीक्षण एंड ऑप्शन डी, परिकल्पना का निर्माण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समस्या की पहचान। डियर स्टूडेंट्स, समस्या समाधान विधि में तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। समस्या समाधान विधि में 5 चरण होते हैं, जो इस प्रकार हैं: समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना और परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब ऑप्शन ए, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, ऑप्शन बी, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ऑप्शन सी, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारीवादी होगी एंड ऑप्शन डी, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। डियर व्यूवर्स, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं 3 पक्षों में हो सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन 3 प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर ही बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों अर्थात संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया था। हमारा अगला प्रश्न, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए, सामान्यीकरण, ऑप्शन बी, अन्वेषण, ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण एंड ऑप्शन डी, तैयारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण।
डियर व्यूवर्स, स्मृति स्तर तथा बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। स्मृति स्तर के सोपान इस प्रकार हैं। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 प्रमुख पदों में की है। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा स्पष्टीकरण तथा तुलना, चौथा सामान्यीकरण एवं पांचवा प्रयोग। और बोध स्तर के सोपान इस प्रकार हैं। बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मॉरिसन हैं। इस प्रतिमान के निम्न सोपान हैं: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, व्यवस्था और वर्णन तथा अभिव्यक्तिकरण। अगला प्रश्न, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन सी सूझ का सिद्धांत एंड ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका बताई है। इनके अनुसार पुनर्बलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन ए आंत प्रज्ञ अवस्था, ऑप्शन बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संकेतात्मक अवस्था एंड ऑप्शन डी क्रियात्मक अवस्था। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए आंत प्रज्ञ अवस्था। डियर स्टूडेंट्स, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। पहला क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा संकेतात्मक अवस्था। आंत प्रज्ञ अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है जो 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। इनका सही क्रम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन में सही क्रम है, आपको वो चुनना है। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सही क्रम देख लीजिए। पहला खोज या अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण अथवा परिपाक, चौथा संगठन या व्यवस्था और 5वां है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अनुमूल्यन, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी बोध एंड ऑप्शन डी ज्ञान। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुमूल्यन। डियर स्टूडेंट्स, B.S. ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक फर्स्ट
कॉग्निटिव डोमेन 1956 में लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, जिनमें से अनुमूल्यन इसका संबंधित क्षेत्र नहीं है। डियर व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ऑप्शन ए नतोदर, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी लंबवत एंड ऑप्शन डी उन्नतोदर या उत्तल। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लंबवत। डियर स्टूडेंट्स, सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं। पहला सरल रेखीय वक्र, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र एंड चौथा है मिश्रित वक्र। अतः स्पष्ट हो जाता है कि लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। डियर व्यूअर्स, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि संबंधित थे बाल विकास और शिक्षण विधियों से। यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हम जल्द ही मिलेंगे अगले सॉल्व पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। मैं विराम लेती हूँ यहीं पर। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू।